हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सीडीपी के पहले किए थे, फिर ईवीएस के किए हैं। आज हम फिर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सीडीपी के सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन इन क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग अपने कमेंट में स्कोर भी बताएं, कितने स्कोर हुए आपके, जिससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम ये सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development। इसमें है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। जो हमारे जो विभिन्न अंग हैं शरीर के, वो विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो ये कैसे विकसित होते हैं ये पूछा गया है। विकास एक आयामी होता है, या सेकंड ऑप्शन है विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अधोगामी या शीर्षगामी होती है। तो विकास हमारा एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, ना ही एक दिशीय होता है। और विकास असतत नहीं, सतत प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? विकास सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो यह असतत वाला गलत हो जाएगा। और जो विकास है बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। एक दिशीय या एक आयामी नहीं होता है, बहुदिशीय और बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है, बहुआयामी तथा बहुदिशीय होता है। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन सही है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अधोगामी जो हमने पैराक्समोडिस्टल और सेफेलोकॉडल पढ़ा था, वो है शीर्षगामी में जो विकास है सिर से पैर की ओर जाता है, और अधोगामी में केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है, फिर बाहर के केंद्रों में हाथ पैर आदि का विकास होता है। और ये शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर होता है। सिर पहले कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, उसके बाद में हाथ पैरों पर कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, या बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, या बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है। केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है, समाज संस्कृति सब आता है बच्चों का विकास में, सभी निर्भर करते हैं, सभी पर आधारित है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही पूछा गया है। ये कोई बात नहीं है कि बचपन की वह अवधि है जिसे 10 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ये नहीं होगा। इसमें बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सही है। बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। इसमें कहा गया है कि जो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आनुवांशिक जो विन्यास होते हैं वो पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो अनुकूलन नहीं है। अनुकूलन का मतलब किसी चीज में अनुकूल करना या वो होता है, इसका वो मतलब नहीं है। अधगम तो सीखना है, समाजीकरण भी नहीं है,
आनुवंशिक विन्यास में पूर्व निर्धारित के आधार पर समाजीकरण नहीं होगा। जो परिपक्वता है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज अ प्राइमरी एंड डॉट डॉट इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये लगभग हर एक एग्जाम में जितनी बार भी एग्जाम होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि जो समाजीकरण है डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो आप लोगों को बताया हुआ है कि जो प्राथमिक है वो परिवार है और जो विद्यालय है वो द्वितीय है। तो इसमें विद्यालय सेकेंड पर है, परिवार पहले पे। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो परिवार और विद्यालय ये फर्स्ट नंबर पे ही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है, परिवार और विद्यालय। अब फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 years old चिल्ड्रन मोरल डिसीजन। इसमें है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो 7-8 वर्षीय जो बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है वह क्या है। तो 7-8 वर्ष में जो पहली एज वो 4 से 10, फिर 10 से 11 की एज में बताया गया है, 10 से 13। तो 10 से 13 की एज में तो 7-8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं होगा, ना ही सामाजिक अनुबंधन बनाए रखते हैं, ना ही सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत होता है। जो 7-8 वर्षीय जो बच्चे होते हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने जो 3 स्टेज जो लेवल दिए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो उसमें जो ये जो स्टेज हैं पहले लेवल हैं, फिर उनमें स्टेजेस दी गई हैं। तो उसमें जो दंड और आज्ञा पालन है ये 7-8 वर्ष के जो बच्चों में आती है। नैतिक निर्णय लेने का आधार उनका दंड और आज्ञा पालन होता है। वो किसी की आज्ञा का पालन करना या दंड से डरने के लिए वो मतलब दंड ना उन्हें झेलना पड़े उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरिएशन इज जीन पियाजेट थ्योरी रिफर्स टू। सीरिएशन के बारे में पूछा गया है। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस दी गई हैं उसमें जो जीन पियाजे के सिद्धांत में जो क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता का मतलब सीरिएशन है किसी चीज को सीरियल से लगाना, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लगाना, आरोही अवरोही क्रम में लगाना। तो ये पूछा गया किस सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, या दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता, या चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान किए मानचित्र करने की क्षमता। तो इसमें मानचित्रण की कोई बात नहीं कही गई है, ना ही वर्णन किया जाएगा क्योंकि इसमें सीरिएशन की बात है, क्रमबद्धता। और दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता ये भी नहीं होगा। इसमें लंबाई पर आधारित क्रम देना मतलब कौन लंबा या कौन छोटा है उस आधार पर क्रम से लगाना। तो किसी वस्तु के एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। सीरिएशन में क्रमबद्धता में सिक्स्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी ये ऊपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा। नसीमा a 5 years old is certain that rolling out a wall of clay into a snake creates more clay according to Jean Piaget. What is the reasoning behind her thinking? तो इसमें कहा गया है जो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है, 5 वर्ष की नसीमा है, इसको यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोलों को यदि वो दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उसे ये लगता है गोल मिट्टी का कुछ लिए हुए है गोला, तो उसको ये लगता है अगर इसको हम सांप के आकार का बनाएंगे तो ये मिट्टी बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है।
जो हमने पढ़ा है कि बच्चे छोटे गिलास से बड़े गिलास में लंबा या चौड़े गिलास में पानी कर दो तो उसको समझ नहीं पाते कौन ज़्यादा कौन कम है, उन्हें लंबे गिलास वाला ज़्यादा लगता है। तो वही वाला तर्क इसमें भी है कि जब उसने उसको बढ़ा के सांप के आकार का बनाया है तो उसे ये लग रहा है ये बड़ी हो गई है। जैसे ये गोला था और इसको उसने ऐसे करके बनाया तो उसे ये लग रहा कि ये गोले से ये बड़ा हो गया है तो मिट्टी हमारी बढ़ गई है। तो इसमें कौन सा तर्क लगेगा? जीववाद का नहीं लगेगा, क्योंकि वह ये नहीं समझ रही कि ये जीवित है। और केंद्रिता तो रिवर्सिबिलिटी बताएगी, अब वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाती है, ये है तो उतना ही लेकिन उसका आकार बदल गया, ये चीज़ नहीं समझ पाती है। तो ये निगमात्मक ये नहीं होगा, ना ही संक्रामक होगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रिता कॉन्सेंट्रेशन, ये केंद्रिता सही हो जाएगा। सेंट्राइजेशन जो केंद्रिता होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन 7 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेव वाइगोस्की। ये जो सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पियाजे, लेव वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की, इनसे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेव वाइगोस्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ... पर आधारित है। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो आधार दिया है वो किस पर आधारित है? तो जो हमारे जो लेव वाइगोस्की हैं, हमेशा याद रखो ये समाज संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में कभी लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा जाए तो ये हमेशा समाज या संस्कृति से ही रिलेटेड होंगे। समाज का ऑप्शन या संस्कृति से रिलेटेड इनका ऑप्शन होगा। व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता ये कुछ भी नहीं होगा, ये सामाजिक संरचना इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? इसमें कहा गया है कि ये भी क्वेश्चन रिपीट है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इसमें जो बताया गया है कि लेव वाइगोस्की ने जो कहा था, जो स्पीच इन्होंने दी है, एक सोशल स्पीच है, एक प्राइवेट स्पीच है, और ये स्पीच इन्होंने जो दी हैं, और एक इनर स्पीच है। तो जो प्राइवेट स्पीच है, निजी संवाद, जो स्वयं से बात करती है, उसमें स्वयं से बात करता है बच्चा, या बात करती है या करता है बच्चा है, तो उसके बारे में इसमें इन्होंने पूछा है कि किस शब्द का प्रयोग किया है। तो निजी शब्द का किया है, या उच्च स्वर वार्ता तो नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं से धीमे से बात कर रही है। पाड़ नहीं होगा क्योंकि इसमें हेल्प की बात नहीं है, स्कैप फोल्डिंग नहीं है। स्वयं केंद्रीवाद और निजी संवाद, तो जो स्वयं केंद्रीवाद है ये जीन पियाजे ने कहा है। ये शब्द किसने कहा है? जीन पियाजे ने इसे स्वयं केंद्रीयवाद कहा है। लेकिन जो निजी संवाद है ये लेव वाइगोस्की ने कहा। प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, ये लेव वाइगोस्की ने कहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following characterize a progressive classroom? यानी which of the following characterizes a progressive classroom? इसमें है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लास है, तो उसमें निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना नहीं होगा कि बार बार उसी को रटते रहो, अभ्यास करते हो, नहीं होगा। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं होगा। सहयोगितापूर्ण अधगम, ये सही है। आगे और देखते हैं। पुरस्कार और दंड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन ही बचा है जो सही है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सहयोगितापूर्ण अधगम यानी सहयोग से कार्य करना, ग्रुप में काम करना, सभी के साथ मिलकर काम करना। तो इसका हमारा 10 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A child has the ability to understand the intentions and desires of others. The child has options. Child has, इसमें है कि एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। एक बच्चा जो है जिसे दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है,
यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? तो वो दूसरों को समझ लेता है। जो जो बुद्धि दी बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया है उसमें कुछ 8 प्रकार की बुद्धियां जो दी गई हैं, तो उसमें स्थानिक बुद्धि जो स्थान से संबंधित होता है, जो लोग घर या घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं वो आते हैं। तो ये नहीं होगा, जो जो दूसरों को समझता है वो पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, दूसरों को समझने के लिए जो अंतर वैयक्तिक यानी अंतर जो होता है, इसमें अंतरा लिखा हुआ, अंतर भी लिखा होता है, वो स्वयं को समझता है, स्वयं को समझने वाली। और जो अंतः वैयक्तिक होती है दूसरों को समझने के लिए, एक क्वेश्चन है, इलेवन। हाँ, इसमें जो है इंग्लिश में, ये इसमें हिंदी में जो है कि कभी कभी अलग लिख के दे देते हैं, तो इसमें इंग्लिश में देख लो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है वो होता है दूसरों को समझने के लिए, जो इंट्रा होता है वो खुद को समझने के लिए होता है। तो इसको इंग्लिश में आप लोग देख लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। हिंदी में अलग अलग शब्द दे देते हैं, कभी कभी अंतर और अंतरा में दे देते हैं। तो इंटरपर्सनल जो होता है वो दूसरों को समझने के लिए होता है, और जो इंट्रापर्सनल होता है वो स्वयं को समझने के लिए होता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा, दूसरों को समझने के लिए इंटरपर्सनल जो है। तो 11 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। और प्राकृतिक बुद्धि होती है जिसे जो नेचर मतलब या किसान, इन लोगों को समझ लो, इनकी जो है प्राकृतिक बुद्धि होती है, जो पौधों की देखरेख वगैरह करते हैं उनकी प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो इसका 11 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें एक मेन मोटिव जो है वो है कि बच्चे का जो है संपूर्ण विकास करना है, हर एक कौशल में मतलब उसको विकास करना है, और उसको ऐसे स्किल्स की जो शिक्षा देनी है कि जिससे वो मतलब कि अपना कोई भी काम कर सके, मतलब कि अपने रोजी रोटी कमा सके। इस स्किल्स पर मतलब जोर देना है, उसको एक कोई काम सिखाना है, इस पर जोर दिया गया है। 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके सभी सार्वभौमिक विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसका मेन मोटिव ये बताया गया है। तो इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इसमें पूछा गया है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो बाधक नहीं है, इसमें मातृभाषा पे ही जोर दिया गया है कि मातृभाषा जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि जो उच्च लेवल की भी शिक्षा है उसमें भी बताया गया है कि उनको मतलब मातृभाषा में सीखने का मौका दें। ये नहीं कि एकदम से इंग्लिश या कुछ सिखाएं, मातृभाषा में सीखने का मौका दें, वो जिस भाषा में सीखें। तो ये गलत हो जाएगा। फिर विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने की बोलने की प्रोत्साहित करना चाहिए। अंग्रेजी को प्रथम भाषा नहीं बनाए, उसकी जो मातृभाषा है उसको ही प्रथम भाषा बनाए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो बाल विद्यार्थियों को बहुभाषिता पर इन्होंने जोर दिया है, अच्छा बताया है बहुभाषिता को कि अलग अलग बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हों, तो अच्छा बताया इसको इन लोगों ने, जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। फिर द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ये भी नहीं होगा। जो हमारे 12 क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहुभाषी हो, मातृभाषा को अच्छा माना है, मातृभाषा में सीखे बच्चा, पहली भाषा उसकी मातृभाषा हो, और जो विद्यार्थियों के बहुभाषी होने को भी इन्होंने अच्छा बताया कि कक्षा में अगर बहुभाषी हैं बच्चे तो अच्छी है, संज्ञानात्मक लाभ होता है इससे, और द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों को उलझन पैदा नहीं करता है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि जेंडर रोल्स आर जेंडर के बारे में पूछा गया है। जेंडर की भूमिकाएं हैं, अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है या आनुवंशिक निर्धारित है। तो जेंडर जो है वो जैविक संरचना नहीं है,
ना ही जन्मजात व्यवहार है, ना ही आनुवांशिक निर्धारित है। ये अधिग्रहित व्यवहार है जो कि समाज से मिलता है जेंडर में कि ये इनके लिए निर्धारित है, ये इनके लिए निर्धारित है, तो ये अधिग्रहित व्यवहार है। ना ही जन्मजात है, ना ही जैविक है, ना ही आनुवांशिक है। तो हमारा 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी इसमें जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या जिसको समग्र मूल्यांकन भी कह सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है कि सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना नहीं होता है, कभी भी गलत है। छात्रों की समझ को आंकना तथा पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये तो सही है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण नहीं करना है। फिर है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी नहीं करना है, सफल और विफल घोषित नहीं करना है। तो इसका जो 14 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। मतलब उसको पहले आंखों कहाँ पे गलती कर रहा है, फिर उसके बाद में बच्चे के अनुसार ही उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कैसे सीख सकता है, उस हिसाब से अपनी पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से उसका अनुसार रूपांतरित करें। तो इसका 14 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले, आप लोगों को शायद क्वेश्चन दिखे ना, थोड़ा वेट। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। पहला है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने की मदद करेगी। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है ये गलत है कि ये तो नहीं देखना है कि हम मतलब कि कोई और इसका उपयोग करेगा तो हम उसमें अच्छे नंबर रख दें या जो कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। तो कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पर भी ध्यान नहीं देना है, वो कैसे सीखें या कितना सीखें और अच्छे से सीखें, इस पर ध्यान देना है। तो इसमें हमारा जो है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है सेकेंड और थर्ड वाला। इसमें डबल बार ये दो ऑप्शन दे दिए गए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ और सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें आप ध्यान रखें सेकेंड और थर्ड वाला ये सही है, सेकेंड और थर्ड सही है। तो आप इस हिसाब से ध्यान रख लें, इसमें ऑप्शन में डबल बार ये हो गया है, नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड और थर्ड इसके सेकेंड और थर्ड सही है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमने अलग से ये लिख दिया है सेकेंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज डेट, यानी समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। इसमें है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि केवल सरकारी विद्यालयों में ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाए, तो ये नहीं होगा। आर्थिक कमजोर के बच्चे सिर्फ उसमें ही नहीं होते हैं। दूसरा है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। ऐसा भी नहीं है कि जो दिव्यांग हैं उनको सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, सबके साथ में दी जाए तो हो सकता है वो अच्छे से सीखें। फिर है थर्ड, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। नहीं, ये भी गलत है, मातृभाषा को माना है तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहली भाषा मातृभाषा। फिर है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये सही है कि उनकी गुणवत्ता को जाने, वो कैसे सीखेंगे या कैसे सीख सकते हैं, फिर उनकी गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराएं, उनकी योग्यता को समझें, वो कितना और कैसे और किस तरह से सीख सकते हैं, उसी हिसाब से फिर उन्हें शिक्षा दी जाए। तो हमारा जो 16 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion A, while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching. फिर रीजन आर दिया गया, टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्न। इसमें है कि कथन ए है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। फिर है कारण उसका, इस शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये दोनों ही कारण, कथन और कारण दोनों ही सही है। इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ए और आर हमारे दोनों सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही हो जाएंगे। और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, इसमें कहा गया, लेकिन आर सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है 17 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें है कि ए चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर difficulty in writing, she also experienced a challenge in formation of alphabets and spacing of words. These characteristics hints towards which of the following learning disability? learning disability का पूछा गया है। इसमें एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, लिखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधगम विकार की ओर इशारा करता है? तो हम लोग जानते हैं पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित है, डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित होता है, और आलेख वैकल्य यानी लिखना यानी डिस्ग्राफिया जो होता है वो आलेख वैकल्य है, तो ये हमारा लिखने से संबंधित होता है। गणन वैकल्य जो है वो हमारी मैथ से संबंधित होता है, कैलकुलेशन से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर ध्यान एवं अति सक्रियता विकार यानी ADHD जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है बच्चा अपना एक जगह ध्यान नहीं टिका पाता है। तो ये पढ़ने से संबंधित है, ये गणना से संबंधित है, ये ध्यान से संबंधित है। तो जो आलेख वैकल्य है डिस्ग्राफिया जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लिखने में जिसे विकार होता है वो आलेख वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया में आता है, तो हमारा 18 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस among the students a teacher should, कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, मतलब विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यूनिफॉर्म सबके साथ एक तरीके का व्यवहार नहीं होता है, तो ये गलत होगा। फिर है शिक्षा शास्त्रीय काबू और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, तो ये तो सही है, लेकिन हम आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन मिले। फिर है रटन आधारित, तो रटन आधारित पढ़ के ही पता चल गया है कि ये नहीं होगा, क्योंकि रटना नहीं मानना जाता है, रटना नहीं चाहिए। रटन आधारित अधगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना, योगात्मक आकलन का बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, रटने पर हमें जोर नहीं देना है। फिर है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना, जोर नहीं देना है और ना ही हमें पेपर पेंसिल का ज़्यादा उपयोग करना है। तो इसका 19 का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रियों को मतलब विविध रूप से उन बच्चों को सिखाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर निर्धारित करें कि किसे किस तरीके से सिखाना है, विविध साधन का उपयोग करना चाहिए। तो 19 का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an essential characteristics of creativity? क्रिएटिविटी का पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता के बारे में पूछा गया है, कौन सा अनिवार्य लक्षण है?
तो इसमें जो है अपसारी बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को और अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। तो जो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी आती है वो अपसारी चिंतन में ही आती है। क्रिएटिविटी मतलब अभिसारी में तो ये आ जाता है कि जैसे कोई ऑप्शन एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें से एक टिक करना, और अभिसारी में क्या आ जाता है अपने मन की बात को लिखना, तो इसमें क्रिएटिविटी आती है। तो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी है वो अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 20 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। इसमें है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो ज्ञान की संरचना किस प्रकार निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, सहपाठियों को वयस्कों के संग सहभागिता करके। तो इसमें जो चार ये दिए गए हैं ये चारों सही हैं। सक्रिय अन्वेषण भी होता है, खेल द्वारा भी सीखते हैं, पदार्थों पर क्रिया प्रयोग करके भी, और सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा भी। तो इसका हमारा जो है 1 2 3 4 ऑप्शन कहाँ पे है, 1 2 3 4 फोर्थ में, तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हेल्प चिल्ड्रन memorize the phone numbers, a teacher suggested student to divide 10 digits of phone number into 3-4 smaller units and then remember the strategy suggested by the teacher here is called। यानी इसमें है कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है, यानी वो 10 अंकों का जो नंबर है उसको खंडों में बांट रही है, समूह में बांट रही है। तो ये जो रणनीति है ये क्या कहलाएगी, खंडीकरण कहलाएगी, या कूटलेखन कहलाएगी, या स्वागीकरण कहलाएगी, या अनुकूलन कहलाएगी। तो ना ही कूटलेखन कहलाएगी, ना ही स्वागीकरण, ना ही अनुकूलन, इसका कोई मतलब नहीं है। वो खंड करके सिखा रही है, खंड खंड में समूह में बांटकर सिखा रही है, तो इसका खंडीकरण हो जाएगा, यानी 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following form of learning should be emphasized most in schools? इसमें है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा है विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, ये बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ पे रटना होता है वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण मतलब सक्रिय होकर अनुकरण करना तो सही है, निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल नहीं होगा। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, व्यवहार का अनुबंधन। जो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करता है, सहभागी रहे परिवेश में, उससे सीखें, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई ए सोशल कंटेक्स्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। इसमें है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। यानी सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, और उन्हें के सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। फिर है परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। फिर अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए
संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। फिर फोर्थ, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत है। तो इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो ये जो सलमा जो उन्हें पुरस्कृत कर रही है बार बार उन्हें देकर, तो ये नहीं होगा। इसमें सामाजिक संरचना से सिखाना है उपागम द्वारा। फिर है परामति विविध प्रकार की पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से परिचर्चा करके उन्हें सिखाना चाहिए। तो ये सही है, सेकंड सही हो जाएगा। फिर अर्थ को समझने के लिए संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है, ये भी सही हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ है, फिर ये जो अभ्यास बार बार अभ्यास करके, ये गलत है। तो सेकेंड और थर्ड वाला सही है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन देखना है सेकेंड और थर्ड किसमें दिया गया है, थर्ड में दिया गया है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड इसमें है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। यानी एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध कर सकते हैं। समस्या समाधान को किस प्रकार सुसाध कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। डर की भावना पैदा नहीं करनी है, ये गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो अटल किसी चीज पर अटल रह के इस्तेमाल का बढ़ावा नहीं होगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन की क्षमता ये नहीं होगा। तो हमारा 25 का जो है थर्ड ऑप्शन बचा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो 25 क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध करेगा। यानी सार्थक अधिगम को कौन सुसाध करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, या एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, या शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। तो उत्तरों को नकल करके लिखना, अनुकरण करना नहीं, रट्टा मारकर नहीं करना है, संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा नहीं देना है। ये सबसे एक्टिव है कि इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक समस्या है, उसके विविध तरीके उनसे पूछें, उन्हें विचार करने के लिए कहें। तो ये सेकंड ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ ... when they attribute internal factors to explain their success at a task। इसमें है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है। वो ये सोचते हैं ये हमने किया है, ये हमने अपने आंतरिक कारणों को आरोपित करते हैं कि कार्य हमने अपने स्वयं से किया है, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। तो शर्म नहीं होगी, ना ही गुस्सा होगी, उनमें गर्व की भावना आती है। तो इसका 27 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टीसेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज। इसमें है कि 28 में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है, नहीं, यह अध्यापक निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, समय नहीं बचाना है। यह बच्चों की आज्ञापरता पैदा करता है, ये भी नहीं होगा। इसमें जो है कि ये जो है अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो 28 क्वेश्चन है, इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड misconceptions about various concepts. Which of the following statement is not correct in this context?
इसमें नोट पर बोल्ड किया गया है इसी वजह से कि आप लोग नोट को भूल ना जाएं, नोट नहीं पूछा गया है। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया, सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, एक अध्यापका बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों और वयस्कों में नहीं पूछा गया है हमसे। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ दर्शाती हैं। तो इसमें जो हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये सही है। तो हमसे सही नहीं पूछा गया, जो सही नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल incentives and rewards motivate students for learning। यानी इसमें है कि निम्न में से अधगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित किया जा सकता है। मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी या सामाजिक सांस्कृतिकवादी। तो इसमें जो प्रलोभनों को पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो मानवतावादी नहीं है, ना ही संज्ञान है, ना ही सामाजिक सांस्कृतिक है। वो व्यवहार है कि पुरस्कारों द्वारा उसे सीखने के लिए वो अभिप्रेरित करता है। तो हमारा जो 30 क्वेश्चन है इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज थी, ये कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप अपने स्कोर कमेंट में लिखकर भेजें कि आपकी तैयारी कैसी है। आप इससे ये भी पता कर सकते हैं, स्कोर आप कमेंट में लिखकर भेजें जिसके जितने आए। और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।